हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो कल ही ये यूनिट हमने स्टार्ट की थी, यूनिट 1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। यानी जो आवेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी, वो मूल आवेश हो या आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये बिहेव करते हैं, ये सभी जो जानकारियाँ थी आवेश से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, वो सभी हमने कल के लेक्चर में देखी थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, यूनिट 1 को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कूलाम का नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कूलाम का नियम पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई जो कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण है वो हो गया, और कुछ जो बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो डेरिवेशंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूले हैं उनको भी देखेंगे, विद फिगर देखेंगे और अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। तो आप केवल आपको समझते हुए जाना है, कुछ भी लिखना नहीं है। अगर कुछ भी लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी जो PDF है यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको दे दी जाती है, आप देख भी चुके होंगे। यूनिट 9 और यूनिट 10 में आपको पूरी PDF क्रम वाइज आपको दी गई है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूले हों या डिफिनीशंस हो, डेरिवेशंस हो, कुछ भी हों, सभी की आपको PDF दे दी जाती है। तो आप उससे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी NCERT में लैंग्वेज लिखी है थोड़ी सी टफ लिखी है, जो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बिना किसी टीचर के हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कुछ हमको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हुए चले। आपको वीडियो देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए, यानी साथ में आपको लर्न करते हुए भी चलना है, जिससे आपको बार बार इसको लर्न ना करना पड़े। उसके बाद आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो और सरल लगेगी, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। तो क्या होता है कूलाम का नियम? तो सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे, यानी कल की क्लास में। तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पर आवेश पढ़ा था, सजातीय आवेश पढ़े थे, विजातीय आवेश पढ़े थे। यानी कि जो सेम प्रकार के आवेश होंगे वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। तो ये हमने कल की उसमें पढ़ा था। तो ये तो बता दिया, जो वैज्ञानिक थे सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व थेल्स ने आवेश की खोज की थी। वो जो कल हमने आपको बताया था, कांच की छड़, बिल्ली की खाल और रेशम की छड़, यानी कि ऑबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल। तो ये जो हमने आपको कल बताया था कॉन्सेप्ट, तो इसी तरह से आवेश की जो खोज की पहले थेल्स ने की। फिर गिलबर्ट आए तो उन्होंने आवेश का सिद्धांत दिया, आवेश किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो इन सभी ने ये तो बता दिया, सब लोगों को ये तो पता होगा कि आवेश क्या होता है। और समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश आपस में आकर्षित करते हैं। लेकिन इसका कारण कोई नहीं बता पाया कि ये क्यों आकर्षित करते हैं और क्यों प्रतिकर्षित करते हैं। तो यही बताने के लिए आए एक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए कूलाम। तो इन्होंने बताया कि क्यों ये जो समान प्रकार के आवेश हैं ये क्यों आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश क्यों आपस में आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं ये एक दूसरे को इसलिए प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि इनके बीच एक बल, एक वैद्युत बल कार्य करता है। क्योंकि जब बल लगेगा तभी ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, दोनों ही केस में, यानी प्रतिकर्षित के केस में और आकर्षित के केस में एक वैद्युत बल कार्य करता है, यानी एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहा कूलाम ने। यानी कूलाम एक नया बल लेके आया कि क्यों ये आपस में प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। तो ये कूलाम ने बताया, और इन्होंने एक अपना नियम भी दिया जिसके अंतर्गत इन्होंने ये प्रूव भी किया कि इसके बीच में एक बल पाया जाता है जिसे कि हम वैद्युत बल कहते हैं। और जो प्रतिकर्षित करते हैं आपस में समान प्रकार के आवेश, तो इनके बीच जो बल लगता है इसको हम कह देते हैं क्या? इसको कह देते हैं प्रतिकर्षण बल। इसको क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे प्रतिकर्षण बल। और जो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगेगा इसको कह देंगे आकर्षण बल। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में बल हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर निर्वात में यानी वैक्यूम में भी अगर वैद्युत आवेश स्थित है तो वहाँ भी बल कार्य करेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इन्होंने एक नियम दिया जिसकी सहायता से इन्होंने प्रूव किया कि कैसा क्या होता है। फिर उन्होंने फॉर्मूला भी निकाला जिसके बारे में हमको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कूलाम का नियम है। तो इनका क्या कहता है, इनका जो कूलाम का नियम है, इन्होंने बल के संबंध में ही नियम दिया। इन्होंने क्या लिया? दो बिंदु आवेश लिए। ये बिंदु आवेश है Q1 और ये बिंदु आवेश है Q2।
ये समान प्रकार के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकार के भी हो सकते हैं। कोई कंडीशंस नहीं है कि इनको समान प्रकार ही लेना है कि इनको अलग अलग प्रकार के लेना है, यानी विपरीत प्रकार के लेना है। और इनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर मान लेते हैं r। तो ये यहाँ पर माना कूलाम ने कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच की दूरी r है। तो अब जो इनका नियम है वो क्या कहता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी यहाँ पर हमको दोनों बलों को लेना है। आकर्षण भी हो सकता है क्योंकि हमने आपको बताया पहले ही कि आप धनात्मक यानी कि सेम प्रकार के आवेश ले सकते हैं, सेम चार्ज ले सकते हैं, या अपोजिट चार्ज ले सकते हैं, विपरीत प्रकार के चार्ज ले सकते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो F होगा अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये एक कंडीशन बन गई। और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो क्या मतलब निकला, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और ये जो बल है ये 1/, बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक साथ मिला देंगे और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, आपको पहले ही पता है। तो F बराबर K, स्मॉल k है ये यहाँ पर आ गया कांस्टेंट, और ये बन गया यहाँ पर। लेकिन इसे कूलाम का नियम नहीं कहते, कूलाम का नियम ये भी बन गया, लेकिन हम K की जगह जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो ये बन जाएगा पूरी तरह से कूलाम का ला बन जाएगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं स्मॉल k के बारे में, इस थोड़ा सा इस कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ से k का फार्मूला निकालें, यानी इस स्मॉल k का फार्मूला निकालें, तो ये निकलेगा FR² Q1 Q2। तो यहीं से इसका मात्रक निकल आता है, यानी मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है k का मात्रक, स्मॉल k का मात्रक, इस कांस्टेंट का मात्रक। अब प्रयोगों द्वारा क्या किया गया, प्रयोगों द्वारा इसका जो मान निकलता है वो निकलता है k बराबर 9 × 10⁹ मीटर। यही रखेंगे हम कांस्टेंट, जब हमको k आ जाएगा। वैसे तो हम k की जगह मीटर नहीं होगा, यहाँ पर यही मात्रक होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मान होता है, प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया। और कूलाम सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का, तो ये इसका मान होता है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, k की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले लेंगे। तो हमको ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हमको आसानी रहती, कांस्टेंट ये भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो भी यही होता है, जो k का मान होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो पहले तो हमको जो कांस्टेंट लेना होता है वो हम k ही लेते हैं, लेकिन k को हम क्या मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, जिससे कि हमको आसानी रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फाइनली जो हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, यानी कूलाम का नियम बन गया। तो वो होता है, ये मेन सूत्र यहाँ पर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियम, यानी कूलाम ला, इसे ही कहा जाता है कूलाम ला, यानी कि कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो हो गया यानी अल्फ़ा के पदों में। और अगर परिभाषा के यानी डिफिनीशंस की फॉर्म में हम बात करें तो क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही सिंपल सा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर रखते चले गए तो हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया कूलाम के नियम का। जब हमको दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, R दी गई है, तो हम वहाँ पर F का मान निकाल सकते हैं, बल का मान निकाल सकते हैं उनके बीच में। अब हम देखेंगे ये जो हमने लिया था वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग से समझेंगे। इसे हम कहते क्या, इसका मान क्या होता है, इन सभी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब मान आ जाएगा रखने को कहीं पर हमको रखना पड़ेगा तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे इसका मान क्या होता है और क्या इसका मात्रक होता है, क्या इसकी बीमा होती है। तो एप्सिलॉन नॉट का होता है, इसे कहते हैं हम निर्वात की एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन 0 भी इसे कहा जाता है। तो इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता,
यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और इसका मान उसी तरह से निकालेंगे, यानी इसके बराबर हम क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू ये इसका मान ही होता है। अब क्या करेंगे, अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो हमको 4 इंटू पाई का हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो हमको फाइनली आप जो इसका वो कैलकुलेशन है वो करके आप देख सकते हैं। आपको 4 इंटू पाई की जगह 3.14 रख देना है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनल मान यही प्राप्त होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सीधे से इसके मान को देख सकते हैं या सीधे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन से निकाल भी सकते हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये देखिए ये उसी का उल्टा है, यानी के का उल्टा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो मात्रक होता है उसका उल्टा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर नीचे है तो ये इसका मात्रक होता है और ये इसका मान होता है। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की हम बीमा यहाँ पर देखेंगे, ये मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मात्रक से ही हम बीमा बनाते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके होंगे, बीमा का वहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। बाकी जो बीमा को लर्न कैसे करते हैं ये हम बताएंगे जब हम रिवीजन करेंगे फिजिक्स का, तो वहाँ पर हम जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जो शॉर्ट डिफिनीशंस हैं, फॉर्मूले हैं, मात्रक हैं, बीमाएँ हैं, इन सभी को हम याद कराएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, तो आप उसी से याद करिएगा। पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, बीमा निकालते हैं। तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम बराबर होता है क्यू बराबर IT, हम यहाँ पर मानक पदों में ही लेते हैं, आप निकाल भी चुके होंगे बीमा। इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करते हैं। नीचे न्यूटन यानी बल की बीमा हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, mLT-2 और L2, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो फाइनली जो बीमा आएगी वो हमारी क्या आएगी, वो आएगी m-1L-3 T4A2, ये बीमा होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है। कैसे लर्न करेंगे आप, तो आपको याद रखना है mLTA-1342। कैसे याद रखना है, mLTA आपको नीचे याद रखना है और -1342, 13 माइनस में होंगे और 42 प्लस में, तो -1342 mLTA। इस प्रकार से आपको इसकी बीमा को याद रखना है। डायरेक्ट पूछी जाएगी बहुविकल्पीय प्रश्न में या अतिलघुत्तरीय प्रश्न में, तो इसको आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। इसका मान हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया। अब यहाँ पर जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा उसमें हम के परावैद्युतांक के अन्य माध्यम में रखेंगे। अभी तो हमने वायु में निकाला था, यानी कि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। परावैद्युतांक क्या होता है, तो ये होते हैं कुचालक, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं, और परावैद्युतांक होता है एक विमाहीन, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है परावैद्युतांक। और परावैद्युत किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत कहा जाता है। यानी कोई भी कुचालक पदार्थ हो, कांच है, मोम है, कागज है, तेल है, इन सभी में अगर किसी में भी हम रखते हैं दोनों आवेशों को, तब हमारा जो वैद्युत बल का फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारा FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये के आ जाएगा। आपको विशेष तौर पर याद रखना है ये वो वाला के नहीं है जो हमने पीछे पढ़ा है, वहाँ पर हमने स्मॉल के पढ़ा था जो कि एक कांस्टेंट था कूलाम के नियम में लाने के लिए, और के का मान ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो के ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, और ये है कैपिटल के जिसको कि परावैद्युतांक कहते हैं, इसे परावैद्युतांक कहते हैं, और वो एक इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये बीमाहीन होता है, मात्रकहीन होता है, और वहाँ पर हमने उसका मात्रक निकाला था। तो ये दोनों के में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, उसको स्मॉल के मानते हैं और वो भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका मात्रक था, यहाँ पर मात्रक नहीं है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये होगा, और ऊपर होगा सेम Q1 Q2 अपान R², और ये होगा न्यूटन में। तो ये जब हमने क्या किया, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में दोनों आवेशों को रख दिया, तब वहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R²। अब देखते हैं इस के बारे में, के यानी कि परावैद्युतांक। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। तो के क्या है, ये बीमाहीन है, यानी इसका कोई कभी मात्रक आ जाए, बीमा देने को आ जाए, तो इसका ना कोई मात्रक होता है ना इसकी कोई बीमा होती है। और इसका एक और नाम है, यानी के को परावैद्युतांक भी कहते हैं, और इसे कहा जाता है
विशिष्ट परावैद्युता स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये, और ये होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट परावैद्युता या परावैद्युतांक, कुछ भी नाम से आ जाए। मान लो आपने हमेशा पढ़ा है परावैद्युतांक, के को परावैद्युतांक कहते हैं, लेकिन कहीं पर आ गया विशिष्ट, कहीं पर दिया हुआ आ गया विशिष्ट परावैद्युता, तो ये दोनों नाम होते हैं किसके, के। और ये कैसा होता है, ये होता है विमाहीन मात्रकहीन। अब क्या करेंगे, इसका जो मान होता है यानी के का मान होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 से कम इसका मान नहीं हो सकता, परावैद्युतांक का मान नहीं हो सकता। और अलग अलग परावैद्युत के लिए के का मान अलग अलग होता है, हम कई सारे मान आपको बताएंगे और इसकी एक लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जब इस यूनिट के नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आप को बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, आपको केवल समझते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग के का मान। तो सबसे पहले किसके लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए क्या होता है, एक से कम कुछ भी नहीं होगा। वायु के लिए इसका मान होता है लगभग 1 के बराबर। जल के लिए के होता है 80.4। कागज के लिए के होता है 3.5। माइका के लिए के होता है 3.6। और इसी तरह से बहुत सारे और भी दिए हुए जो मुख्य यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। और धातु के लिए ये स्पेसिफिक है, धातु के लिए के बराबर होता है इन्फिनिटिव, यानी के का मान अनंत होता है, किसके लिए, धातु के लिए। और निर्वात के लिए के बराबर 1, वायु के लिए 1 के समथिंग होगा 1.05 करके, और जल के लिए 80.4, माइका के लिए 3.6, कागज के लिए 3.5। तो इसी तरह से और कई सारे हैं, टेफ्लॉन है, ग्लिसरीन है, जर्मेनियम, बेंजीन है, ये सभी है। तो इसकी लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको मुख्य याद रखने हैं, वैसे तो क्वेश्चन में दिए भी जाते हैं। जब आपको के का मान वहाँ पर यानी कि के का यूज होगा फॉर्मूला में, तो के का मान ऑलरेडी आपको सवाल में न्यूमेरिकल्स में दिया गया होगा। अब इसी कूलाम के नियम से 2 संबंध आते हैं यहाँ पर, के एक से तो के की परिभाषा ही बनती है, और एक से ये आती है जब हम सिंपल लेंगे यानी निर्वात में, और जब कोई किसी परावैद्युत माध्यम में दोनों आवेशों के रखने पर जो फॉर्मूले प्राप्त होंगे, तो वहाँ से जब हमको के का अनुपात प्राप्त होगा तो F/Fm बराबर के, ये वहाँ पर हमको संबंध प्राप्त होगा। तो इस संबंध का मतलब क्या है, अब जैसे हमको क्या निकालना है, हमको परावैद्युतांक निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है निर्वात में 2 आवेश रखे हैं तो बल, और किसी अन्य माध्यम में यानी कि के परावैद्युतांक वाले किसी अन्य माध्यम में अगर रखा है तो उसका जो बल आ जाएगा Fm आ जाएगा, और दोनों का अनुपात होगा के बराबर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसीलिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। अब क्या, इसी प्रकार से जब F का जो विस्तार वाला फॉर्मूला होता है 1/4πε0 करके होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन भी, इनका भी अनुपात के बराबर होगा। तो यहीं से के की परिभाषा निकलेगी, परावैद्युतांक की परिभाषा निकलेगी। तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आपको अच्छी तरह से इसी जो ये फार्मूला है, इसी से इसके डिफिनीशंस को बना लेना है। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, अगर एप्सिलॉन अकेले, इसे तो वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसके साथ अगर ये 0 जुड़ गया, एप्सिलॉन जुड़ गया, यानी कि नॉट जुड़ गया, तो यहाँ पर ये हो जाती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जो एप्सिलॉन होती है ये वैद्युतशीलता ही होती है। तो यानी कि वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। ये सिंपल सी डिफिनीशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। तो अभी हमने पढ़ा डिटेल से कूलाम के नियम के बारे में, सभी उसमें जो टर्म्स आए थे, जो कांस्टेंट आए, उनके बारे में भी डिटेल से। तो ये सभी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज होगा इन जो फार्मूले हमने निकाले, और कूलाम के फार्मूले का भी। अब क्या देखेंगे, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, यानी सदिश निरूपण करेंगे। कूलाम के नियम का एक सदिश के रूप में निरूपण करेंगे, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमको इसकी आवश्यकता है, हमको क्यों करना पड़ रहा है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ये आपको पता चलेगा लास्ट में, जब हम पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। पूरा डेरिवेशन, यहाँ पर एक डेरिवेशन टाइप दिया हुआ है, तो ये सभी जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हमको ये करना पड़ा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, आप देखते जाइए उसी हिसाब से यहाँ पर फिगर। तो सबसे पहले हम लेंगे Q1 Q2 एक ही चिन्ह के, यानी सेम चार्ज के 2 आवेश Q1 Q2 लेंगे। 2 बिंदु आवेश होंगे जो बिंदु A और B पर निर्वात में रखे गए हैं। तो एक हमने ले लिया ये Q1 बिंदु आवेश, और ये ले लिया हमने यहाँ पर Q2 बिंदु आवेश।
और दोनों क्या हैं, विपरीत चार्ज के हैं, एक प्लस एक माइनस, सॉरी दोनों एक ही चार्ज के हैं, दोनों एक ही चार्ज के हैं, यानी कि दोनों सेम चार्ज हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम चार्ज के हैं। और सेम है तो क्या करेंगे, ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, सेम विपरीत अट्रैक्ट करते हैं ना, जो सेम होते हैं वो तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस तरफ और ये इस तरफ आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इनके बीच की जो दूरी है वो हमको दी गई है r, बीच की दूरी क्या दी गई है, बीच की दूरी दी गई है r। तो ये यहाँ पर हो गया। और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F21 है, यानी यहाँ पर बल दिया हुआ है F21। ये सभी वेक्टर में होंगे क्योंकि हम सदिश स्वरूप यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर क्या है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 के कारण Q1 पर लगेगा F12 बल, ये भी वेक्टर में होगा, वेक्टर के रूप में। इसे मान लेंगे A बिंदु B बिंदु, दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। इस तरह से हमने इसका क्या किया, निरूपण किया। अब क्या करेंगे, हम कूलाम के नियम को यहाँ पर लिखेंगे और सबसे पहले हम निकालेंगे किसके लिए, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर हम लाएंगे R कैप 12, ये यहीं पर हो जाएगा R कैप, क्योंकि हमको सदिश स्वरूप लिखना है, सदिश विश्लेषण करना है, इसीलिए हम यहाँ पर सदिश के रूप में जो दूरी है उसको भी डिनोट कर लेंगे R21 कैप। तो इस फॉर्म में यहाँ पर दी हुई है। अब क्या करेंगे, जो ये R12 है ये क्या है, R12 जो हमने साथ में लगा दिया, जबकि हमने नीचे R स्क्वायर पहले से भी लिखा हुआ है। तो ये जो R12 है Q1 से Q2 को इंगित करने वाला क्या है, एकांक वेक्टर है, इस तरफ ये इंगित कर रहा है, तो ये क्या है, एकांक वेक्टर है। और आप वेक्टर चैप्टर इस समय पढ़ भी रहे होंगे, सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप चैनल में इस समय देख भी रहे होंगे, वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, सदिश विश्लेषण पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें बताई गई होंगी, क्या होता है एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई होंगी अच्छी तरह से। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाइए, और वहाँ से ये चैप्टर, अगर आप वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले जो बिंदु आवेश है उसका निरूपण करेंगे हम। तो F12 वेक्टर बराबर उसी तरह से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे R21 का कैप। और यहाँ पर R21 क्या है, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है, दोनों ही ये एकांक वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है 2 है, दोनों कूलाम के नियम को सदिश रूप में इस समय व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन हम इनको अन्य रूप में लिखेंगे, यानी और दूसरा रूप बनाएंगे। अब आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैप को कैसे हम, इसका जो फॉर्मेशन है इसको और ओपन कर सकते हैं, यानी R12 का अगर कैप दिया हुआ है तो हम R12 वेक्टर अपान में उसका परिमाण ले सकते हैं, पूरे का परिमाण ले सकते हैं, जो कि होगा R विस्थापन सदिश क्या है, R12 वेक्टर का यहाँ पर परिमाण है। तो इसी तरह से जो हमारे नए फॉर्मूले बनेंगे, इसके जो हमारे नए फॉर्मूले बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे, समीकरण 1 और 2 आप देखिएगा, वहीं से हम इन फॉर्मूलों को बना रहे हैं। यानी F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये जो दिया था कैप में, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे R वेक्टर 12 में। और R तो परिमाण है, तो ये परिमाण R बराबर होगा माड R12 के, तो उसी हिसाब से ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और R12 आ जाएगा। ये नया समीकरण यहाँ पर हमको मिल जाता है। और इसी प्रकार से समीकरण 2 को F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21। और यहाँ पर वेक्टर, वहाँ पर क्या लगे हुए थे, यहाँ पर लगे हुए हैं कैप, यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर हो गए वेक्टर। अब हम फिर वापस लौटते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 पर। तो वहाँ पर हमको देखने को यहाँ पर क्या मिलता है कि जो R कैप 12 है और R कैप 21 है, ये आपस में क्या है, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। क्या है, R21 कैप और R12 कैप, ये आपस में विपरीत दिशाओं में, तो ये क्या होंगे, यानी R21 कैप बराबर होगा माइनस R कैप 12 के। तो इसी फॉर्मेशन से इसको जब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 में, तो हमको एक संबंध प्राप्त होगा बलों के बीच। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, जब आप रखेंगे R21 बराबर माइनस का R12, तो हमको वहाँ पर संबंध प्राप्त होगा बलों के बीच में, जो कि होगा फाइनल
कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, और उसी के लिए हमने ये सभी कुछ किया है, सब कुछ किया है। अभी आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि हमने क्यों ये सब किया है। तो इसको समीकरण 1 और 2 से जब ये वाला मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो हमको बलों के बीच संबंध प्राप्त होगा, F21 वेक्टर बराबर माइनस का F12 वेक्टर, ये हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो यही प्राप्त करने के लिए हमने कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण किया था। और ये क्यों प्राप्त किया हमने, तो ये आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा 9th-10th का, तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे कि हमने पढ़ा था न्यूटन के 3 नियम, हम लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमने क्यों किया कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण, क्योंकि हमको प्राप्त करना था न्यूटन का तृतीय नियम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के नियम का पालन करता है, यानी कूलाम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स लॉ। तो कूलाम का नियम न्यूटन के नियम का पालन करता है। न्यूटन के 3 नियम थे, एक है F बराबर ma वाला, और एक ये था क्रिया प्रतिक्रिया का। जो तीसरा नियम था न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का बल, यानी जितना फोर्स इधर उसके विपरीत फोर्स उधर से लगाया जाता है। तो यही है F21 बराबर माइनस F12। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अगर डायरेक्ट कहीं भी क्वेश्चन ये आ गया कि ये दर्शाइए कि कूलाम का नियम न्यूटन के नियम का पालन करता है, तो आपको यही वाला डेरिवेशन वहाँ पर करना है, और इसी तरह से आपको वहाँ पर करते हुए चले जाना है। कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको हमने समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे। तो यही होता है कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण, सदिश स्वरूप। आगे देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक है जो वो है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल का मतलब बहुत से, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच। और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है। तो इस फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर भी एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सरल है, ज़्यादा टफ यहाँ पर है नहीं। हम सबसे पहले फिगर में जो टर्म्स हैं वो अंकित करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते किसे हैं। तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों और उनमें से किसी एक आवेश पर बल, यानी कई सारे, एक निकाय में कई सारे आवेश दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट डॉट, कई सारे अनेक आवेश दिए हुए हैं, तो उनमें से एक आवेश पर बल, यानी हम कह सकते हैं Q1 पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी एक परिणामी आवेश होगा और उसके जो अन्य आवेश होंगे उनके बलों के वेक्टर के योग के बराबर होगा। इसे ही कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ये जो डिफिनीशंस है वो समझ गए। अब यहाँ पर फिगर में डिनोट करते हैं जो हमारे आवेश हैं। तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया क्या, Q1, इधर हमने मान लिया Q2 और ये मान लिया Q3। 3 ही हम लेकर यहाँ पर इसका निरूपण कर देंगे। वैसे लेने को तो हम यहाँ पर इन्फिनिटिव ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको अनेक आवेश n आवेश लेने हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसको हमने मान लिया Qn। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब जो दूरियां दी हुई हैं उनको सदिश के रूप में हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, R12 कैप और इधर हो जाएगी R1n कैप और ये हो जाएगी R13 कैप। तो ये यहाँ पर हमने दूरियां व्यक्त कर ली और ये होगा यहाँ पर F13, ये होगा F13 और ये होगा F1n और ये हो जाएगा F12। तो ये 3 बल भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिनोट कर लिए। अब हम चलिए सॉल्व करते हैं जो हमारा डेरिवेशन है उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 दिए हुए हैं। तो Q1 हमने ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया और डॉट डॉट बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन हमने सीधे ले लिया Qn ले लिया। अब इसमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है, ध्यान रखना है आपको, Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात होना है। Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना था Q2 Q3 डॉट 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 Q1 के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति वेक्टर दिए हुए हैं R12 कैप, R13 कैप डॉट 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 R1n कैप। अब आप सोचेंगे R11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको 1 पर तो निकालना है, ये Q1 आवेश पर तो हमको वैद्युत बल ज्ञात ही करना है। तो अब आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, हम Q1 पर ही बल निकालेंगे, किसके कारण, पहले Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण, फिर Qn के कारण, और तीनों जब आ जाएंगे तो परिणामी बल लेकर हम वहाँ पर सभी को आपस में योग कर देंगे। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है और इसी से हमारा सिद्ध हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत
जो प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर हम Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण जो Q1 पर बल होगा वो होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा R21 वेक्टर। वेक्टर नहीं, यहाँ पर लेंगे हम कैप, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है R21 कहाँ पर है, तो R21 होगा इसी लाइन में। यही जो R12 लिखा है इसी को हम R21 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया एक। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे Q3 के कारण Q1 पर बल, क्योंकि हमने फॉर्मूला में यानी कि हमने डिफिनीशंस में भी पढ़ा है कि हमको अलग अलग भी बलों के वेक्टर निकालना है, और उनका योग जो किसी एक पर बल के अगर बराबर आता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो यहाँ पर Q3 के कारण Q1 पर बल होगा F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R13 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा R31 कैप। तो ये आ गया किसके कारण, Q3 के कारण। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे Qn के कारण, Qn के कारण, क्योंकि हमको Q1 पर निकालना है, और हम क्या लेंगे, Q2 ले लिया, यानी दूसरा आवेश ले लिया, तीसरा आवेश ले लिया, फिर n आवेश ले लिए। तो F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ये आ गया, हमने क्या ले लिया, Q2 के कारण बल, Q3 के कारण बल और Qn के कारण बल। तो ये तीन हमने ले लिए। अब हमको क्या करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी अन्य आवेशों के कारण Q1 पर अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे परिणामी बल, परिणामी वैद्युत बल निकालेंगे यहाँ पर हम। तो हम यहाँ पर निकालेंगे Q1 पर परिणामी वैद्युत बल। तो ये क्या होगा, F1 वेक्टर बराबर जोड़ देंगे F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस का Fn वेक्टर, F1n वेक्टर। तो इन सभी का योग अगर F1 वेक्टर के बराबर आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब इसके बराबर में हमने इनके मान पहले ही निकाल लिए हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे में से कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q2 अपान R13 का स्क्वायर R31 कैप होगा यहाँ पर प्लस Q1 Q2 अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ये हो गया यहाँ पर क्या, किसके बराबर, F1 वेक्टर के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारा बराबर आ गया, अध्यारोपण के सिद्धांत से बराबर आ गया। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, और किसी भी अन्य आवेश पर शेष बचे आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए ये विधि हम अपनाएंगे। हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने अभी यहाँ पर F1 पर लिया, आप F2 पर बल लेकर F3 और F1 पर बल निकाल सकते हैं Fn तक। यानी कि हमको क्या करना है, हमको कोई भी एक आवेश ले लेना है, उसके लिए अन्य आवेशों का जो अलग अलग बल है, अलग अलग बल निकलेगा, उन सभी का योग बराबर होना चाहिए, परिणामी के बराबर होना चाहिए। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको पहला ही आवेश लेना है कि आपको दूसरा ही आवेश लेना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। यानी फाइनल जो अध्यारोपण का सिद्धांत निकल के आता है, अगर हम क्या ले लें, हम अगर अन्य कोई भी आवेश ले लें तो ये भी बन सकता है। यानी F2 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर प्लस डॉट 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 F2n वेक्टर। यानी अभी तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखिए सभी जगह पहले 1 चल रहा था, अब हम 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं। तो यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत।
इसको भी आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, यानी कोई फिक्स नहीं है कि यही निकालें। आप अगर डेरिवेशन करते हैं आप किसी भी आवेश को लेकर कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही इसका फॉर्मूला है, ये कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पर हम कोई भी आवेश ले सकते हैं, हमको अध्यारोपण के सिद्धांत की केवल पुष्टि करनी है। बहुल आवेशों के बीच क्या निकालना है, बहुल आवेशों के बीच हमको यहाँ पर बल निकालना है, यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा कूलाम के नियम को, उसका हमने सदिश विश्लेषण देखा और अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। इसके आगे की जो क्लास है हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सभी जो टॉपिक्स हैं वो जानेंगे हम कल के लेक्चर में। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, समझते हुए चलिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।